हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी के सेकंड पार्ट के वीडियो में। सेकंड पार्ट का वीडियो मैंने बोला था कि एक दिन बाद 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। आज आई थिंक सेकंड डे है एंड आज ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। सुबह 9 बजे तक आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ओके, अभी रात है, बिल्कुल रात। सबसे पहली चीज़ पावर ऑफ डायरेक्टर, पावर ऑफ द सेबी। पावर किस चीज़ के लिए होगा? बहुत सारे तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा इस चीज़ को। बहुत ही ईजी है। ड्राफ्ट ये डिपॉजिट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आई थिंक 2 दिन पहले अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जो भी आपका व्यूज़ है उसको फटाफट कमेंट कर देना है, ठीक है। सबसे पहली बात दैट इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 कुछ पावर्स देता है। सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 बोलता है कि सेबी के पास पावर है इन पब्लिक इंटरेस्ट। वर्ड मिल रहा है पब्लिक इंटरेस्ट। मीन सेबी हर वक्त नहीं कूद रहा है। इन पब्लिक इंटरेस्ट, और या तो पब्लिक इंटरेस्ट होगा या तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। मतलब सेबी कब जंप कर अपना पावर को यूज करने के लिए, आइदर इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। दो चीज, दो ग्राउंड मिला। कौन कौन से ग्राउंड पे? मे बाई ऑर्डर, ठीक है। ये वर्ड ऑर्डर ही, ऑर्डर है तो ऑर्डर ही होना चाहिए। ओके, मे बाई ऑर्डर इन रिटन, राइटिंग में होना चाहिए। टू कॉल अपॉन एन इशूअर, किसको किसको दे सकता है, किससे किससे मांगेगा डिटेल्स? इशूअर से मांग सकता है, डिपॉजिटरी से मांग सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से मांग सकता है, बेनिफिशियल ओनर से मांग सकता है। ओके, ये सभी चीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, टू फर्नेस इन द रिटर्न, कैसे चाहिए? सब कुछ रिटर्न चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि फ़ोन करके बोल दिया हेलो हाँ भाई सब डिटेल बता दे रहा हूँ, नहीं चलेगा। सब कुछ रिटर्न में चाहिए सेबी को, ठीक है। फर्नेस इन रिटर्न सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी हेल्ड इन डिपॉजिटरी, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी में, उन सभी चीज़ के रिटर्न उसको चाहिए सेबी को। सारी चीज़ रिटर्न होने चाहिए। ओके, तो पहला चीज़ क्या था भाई कि सेबी पब्लिक इंटरेस्ट में, और या तो पब्लिक इंटरेस्ट में या तो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है कि हमको इन्फॉर्मेशन दो। किससे किससे मांगेगा? इशूअर से मांग सकता है, डिपॉजिटरी से मांग सकता है, पार्टिसिपेंट से मांग सकता है, बेनिफिशियल ओनर से मांग सकता है, इन लोगों से मांग सकता है। कैसे मांगेगा? इन रिटर्न मांगेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब क्या बोल रहा है? और दूसरा वर्ड मिल रहा है, दूसरा और, ऑथोराइज एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है। ऑथोराइज एनी पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। अब इस इंक्वायरी और इंस्पेक्शन की जगह इन्वेस्टिगेशन वर्ड मत चिपका देना, नहीं चलेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, क्या पावर दे रहा है? मेक एन इंक्वायरी, इंक्वायरी कर सकता है या इंस्पेक्शन कर सकता है इन रिलेशन टू द अफेयर्स, किस चीज़ से रिलेटेड? इशूअर, बेनिफिशियल ओनर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, तो किसी को भी ऑथोराइज कर सकता है। सेबी के पास पावर है कि वो भैया जिसका भी मन करे, जिसको भी ठीक लगेगा उसको बोल सकता है कि हम तुमको ऑथोराइज कर रहे हैं, तुम एक काम कर, तो जाके पता लगा, देख क्या बता क्या चल रहा है उनके पास, ठीक है। एक बैकग्राउंड क्लियर हुआ। तो दो चीज़ हम लोग को अभी तक क्लियर हो चुका है। सेबी के पास पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में या तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में वो कुछ कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है, इन रिटर्न मांग सकते हैं। एंड फिर हमने देखा था कि किसी को भी सीबी चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है कि इंक्वायरी करो, जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन करो, ये दोनों करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 18 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है भाई? एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर, सेक्रेटरी, ऑफिसर और एम्प्लॉय जो भी हैं, इन सभी को ना बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। जो भी इंस्पेक्टर जो भी डिटेल मांग रहा है इंक्वायरी के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको आपको फर्निश करने पड़ेंगे। अगर फर्निश नहीं करते हो तो बहुत ही हैवी पेनल्टी लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्शन क्या क्या दे सकता है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रीड। एक बार पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, दो वर्ड है। पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन, ये एक अच्छा चीज़ है। वेट, पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन, सेक्शन 19, इसके अंदर मीन सारा याद करने का जरूरत नहीं, मीन सारा याद होगा भी नहीं। एंड अगर याद करना है तो कुछ पहले सेलेक्टिव याद कर लो। जब भी ज़्यादा पोर्शन याद करना हो ना, मतलब 10-15 ठो लाइन याद करना है। एंड ऐसा नहीं है कि आज याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ये याद किया हुआ रहना चाहिए भाई। तो कम से कम 6-7 महीने तक वो दिमाग में रहना चाहिए, तब जाके वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा। तो ये चीज़ याद रखने के लिए क्या करना होगा भाई? कम से कम 4-5 ठो आज याद कर लिए, ठीक है, वही चीज़ 1 महीने तक याद रखेंगे एंड फिर 4-5 ठो और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके, धीरे धीरे स्लो पॉइजन समझते हो, धीरे धीरे कम करके काम करना। तो बस वही स्लो पॉइजन करके काम करो और हो जाएगा याद। सारा रटने का जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट से दे चुका हूँ यहाँ पे। फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन है, इसका पेनल्टी का फिगर दिखा देता हूँ, यहाँ से पढ़ के फायदा नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं कर रहा है। कॉन्ट्रावेशन वेयर सेपरेट पेनल्टी हैज
नॉट प्रोवाइड, मतलब कोई सेपरेट पेनल्टी अगर नहीं प्रोवाइड किया, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेशन हुआ है एंड उसका कोई भी सेपरेट पेनल्टी नहीं बोला गया तो क्या होगा, शैल बी लाइबल टू द पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़। अगर कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बोल दिया कि पेनल्टी लगेगा, लेकिन कितना अमाउंट लगेगा अगर ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया तो कितना लगेगा, 1 लाख रुपया, बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज़। सीबी का पेनल्टी ना एकदम जालिम होता है, मीन्स कोई भी पेनल्टी भाई लाख रुपया से तो नीचे है नहीं। कंपनीज एक्ट के पेनल्टीज फिर भी बहुत अच्छे हैं, कम कम पेनल्टीज है, बहुत ही लिमिटेड छोटा छोटा अमाउंट मांगा गया। यहाँ तो कोई भी पेनल्टी लाख रुपए से है ही नहीं। इनसाइडर ट्रेडिंग में तो और जालिम पेनल्टी है। सो यहाँ पे बोला गया कि कितने लेगा भैया, 1 लाख रुपीज़, बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, से भी कोई डायरेक्शन दिया आप उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, फेलियर टू रिकॉन्साइल रिकॉर्ड, ये सब नहीं कर रहे हो तो क्या होगा भाई, ये सब चीज़ नहीं करने पे ये वाला ये फाइन लग जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, फेल टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर रहे हैं हम, मीन्स जैसे डिपॉजिटरी का उनका एग्रीमेंट होता है एंड वो एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। फेल टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को लेकर इसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मीन्स इन्वेस्टर्स के हक को मारना बहुत गलत है। लोग पैसा इन्वेस्ट करें और आप उसी के हक को मार दे रहे हैं, ये तो चलेगा नहीं ना। तो इस चीज़ से रिलेटेड सेबी का बहुत ज़्यादा मतलब फोकस है इस पर। तो सेबी का फेलियर टू रिड्रेस, अगर इन्वेस्टर ग्रेवेंसेस को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, एक प्रेस्क्राइब टाइम है, अगर उस टाइम के अंदर फिक्स नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है तो भैया वो अप्लाई कर सकते हैं सेबी के पास। ये भी एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करने का तरीका है। अगर डीमेटलाइज शेयर को, जो भी डीमैट से डीमैट में करने का हमने एक सिस्टम देखा था, जो फिजिकल फॉर्म है उसको डीमैट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो उस डीमैट जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको डिपॉजिटरी में जो कन्वर्ट करना है, डीमैट में जब कन्वर्ट करते हैं उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसका रीज़न लिखना होगा कि 21 डेज़ के अंदर क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया, रीज़न मेंशन करना पड़ जाता है। अगर ऐसा कुछ काम नहीं करते, कुछ भी घोटाला कर रहे हैं तो ही शैल बी लाइबल फॉर द पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपया जो बढ़ सकता है, एक विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ फॉर ईच डे, मीन्स एक बार किए तो 1 लाख लगा सकता है। ओके, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 1 लाख। ओके, तो नॉट लेस देन 1 लाख से तो कम होगा नहीं, उससे ज़्यादा ही लगाएगा। अगर कंटिन्यू बार बार ऑफेंस हो रहा है, ये चीज़ रोज रोज चलते जा रहा है, तो वो पर डे 1 लाख रुपया लगाना स्टार्ट कर देगा, जब तक वो पेनल्टी नहीं चलेगा। और मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 1 करोड़। अगर बिजनेस को सही तरीके से आप कंडक्ट नहीं कर रहे, फेयर मैनर में आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, अच्छे से नहीं कर रहे वो सब काम, इट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 5 करोड़ रुपीज़, कम से कम 5 करोड़ का तो भैया पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगा। बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़, लेकिन वो बढ़ाकर कितना कर सकता है, मैक्सिमम 25 करोड़ कर सकता है। ओके, और या फिर और एक ऑप्शन है, और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट गेन मेड आउट ऑफ सच फेल्यूर, या फिर 3 गुना पैसा ले सकता है, जितना भी गेन वगैरह किया है उसका 3 टाइम्स अमाउंट ले सकता है, विच एवर इज हाइयर। सेबी का यही बहुत खतरनाक रूल है, हर चीज़ में हाइयर। कंपनी लॉ में क्या था, विच एवर इज लोअर रहता है मैक्सिमम टाइम, यहाँ पे विच एवर इज हाइयर, हर चीज़ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लगी लगा दो। ओके, अब एडजुडिकेशन है, यहाँ पे एडजुडिकेशन आई डोंट थिंक कि कुछ खास इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मतलब याद करने लायक नहीं है आपको, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन रीड जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। ऑफेंस के बारे में बात करें, इफ एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन मतलब ठीक है, कॉन्ट्रावेस कर रहा है या फिर अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेस, सिर्फ कॉन्ट्रावेस को नहीं बोला गया, अटेम्प्ट भी कर रहा है ना, अगर अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेस और अबेट द कॉन्ट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्या क्या चीज़ का कॉन्ट्रावेशन करने की कोशिश कर रहा है या फिर हो रहा है, रूल्स का, रेगुलेशन का, बाई लॉज का, क्या क्या रूल्स, रेगुलेशन और बाई लॉज, अगर इनका कुछ भी कम कांड करावा कर रहे हो तो इम्प्रीजमेंट है कितना, 10 साल का, या तो और वर्ड यूज़ किया गया दैट इज़ वो कंपाउंड किया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है अप टू 10 ईयर, फाइन हो सकता है अप टू 25 करोड़, या फिर दोनों लग सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, फेल्स टू पे द पेनल्टी, अगर इम्पोज किया गया पेनल्टी के ऊपर एंड वो पेनल्टी पे नहीं कर रहा है, कुछ पेनल्टी पे किया, से भी इम्पोज किया एंड वो पेनल्टी पे नहीं कर रहा है, ठीक है, तो या फिर डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, इन दो ग्राउंड में क्या हो रहा है, ही शैल बी लाइबल विद द इम्प्रिजमेंट, 1 मंथ का कम से कम, मिनिमम 1 मंथ इम्प्रिजमेंट एंड मैक्सिमम 10 ईयर लिखा हुआ है, 10 ईयर का इम्प्रिजमेंट और फाइन 25 करोड़, या फिर दोनों लग जाएगा। क्लियर। अगर कॉन्ट्रावेशन कंपनी कर रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रावेशन बाई कंपनी। सो
वेयर कोई भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रहा है, किस चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है भाई, किसी रूल का करेगा, रेगुलेशन का कर सकता है, डायरेक्शंस का कर सकता है, और ऑर्डर मेड देयर अंडर हैज़ बीन कमिटेड बाय द कंपनी, या फिर कोई भी ऑर्डर का वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन अब कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, हर वो इंसान जो कॉन्ट्रीब्यूशन के समय क्या था, रिस्पॉन्सिबल था उस काम को करने के लिए, जो जिसके पास ऑफिसर इंचार्ज बोलते हैं ना, जो इंचार्ज था, जिसका ड्यूटी था वो काम करने के लिए, एंड उसके टाइम में अगर जो भी गड़बड़ हुआ है तो उसको भी गिल्टी मानेंगे। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी, वो भी और कंपनी भी, दोनों को शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, दोनों को गिल्टी मानेंगे ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड शैल बी लायबल फॉर द प्रोसीड्स अगेंस्ट द पनिशेबल अकॉर्डिंगली। लेकिन एक बचने का तरीका है, अगर वो मीन्स किसी कोई फंस गया उसके अंदर, और अगर वो बोलता है नहीं नहीं देखिए सर हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो एकदम मतलब दूध के धुले हुए हैं, क्या बोल रहा है, विदाउट हिज नॉलेज, हमको तो पता ही नहीं था इतना गंदा काम हो रहा था, दैट ही इज एक्सेस, मतलब वो अपना ड्यू डिलीजेंस जो उससे बन पाया, जितना मेहनत कर सकता था बेचारा सारा काम किया है, मतलब पूरा कोशिश किया है कि हम अपना अपना बेस्ट दे और काम रोक दे, लेकिन नहीं हो पाया सर। मगर कुछ ऐसा एकदम भावुकता के साथ वो दिखा रहा है कि हाँ भाई वो बेचारा बहुत मेहनत किया था, तो उसको बच सकता है, वो अपने आप को बचा सकता है, प्रोवाइडेड क्लियर, वेयर ए कंट्रीब्यूशन और एनी अदर प्रोविजन और रूल्स, अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, प्रोवाइडेड दैट द कंट्रीब्यूशन हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट, अगर कंसेंट है, किसका किसका, इन लोगों का कंसेंट है, ऑफिसर शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ द कंट्रीब्यूशन, तो ऑफिसर को भी गिल्टी मानेंगे और उनको भी पनिश किया जाएगा, कंपनी भी पनिशेबल, ऑफिसर्स भी पनिशेबल, जो उनका कंसेंट है वो भी पनिशेबल, ठीक है। मीन्स बेसिकली बोला गया कि जो लोग के पास जो ऑफिसर इंचार्ज नहीं थे बट उनका कंसेंट था, तो भाई कंसेंट क्यों था आपका, इसलिए आपको पनिश किया जा सकता है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के अंदर क्या बोला गया बेसिकली, कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस खुद से नहीं लेगा, मतलब ध्यान में नहीं लेगा, खुद से केस को नहीं पकड़ लेगा, जब तक कंप्लेन कौन नहीं करता है, कंप्लेन बहुत हाई फाई लोग करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और बाई द सेबी और एनी अदर पर्सन। कोर्ट कब कॉग्निजेंस करेगा, या तो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कंप्लेन सॉरी नॉट एप्लीकेशन, या तो कंप्लेन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, या तो सेबी कर रहा है, और द सेबी और बाय एनी पर्सन, या तो कोई पर्सन कंप्लेन करेगा, तो कोर्ट को पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है, बट कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक उसके पास रिटर्न में कंप्लेन नहीं आएगा। ओके, ये प्रोविजन आप काट सकते हो इफ यू वांट, कोई खास नहीं है। मेंबरशिप राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड एज अ डिपॉजिटरी, जैसा कि ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था, फर्स्ट वीडियो के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी इज द रियल ओनर ऑफ योर सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी आपके पास है ना, जो भी डीमेट में, उसका रियल ओनर कौन है, मीन्स कंपनी के बुक्स में किसका नाम है, डिपॉजिटरी का नाम है, एनएसडीएल हो सकता है, सीडीएसएल हो सकता है, तो इनमें से किसी का भी नाम है, बट नाम तो उनका है, लेकिन आप क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो, बट एज अ बेनिफिशियल ओनर आपको सारे राइट्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिपॉजिटरी ओनर है बट उसके पास कोई राइट नहीं है, नॉट हैव एनी वोटिंग राइट और एनी अदर राइट रिलेटिंग टू योर सिक्योरिटी, जो भी आपके पास सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी राइट डिपॉजिटरी के पास नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, द जो बेनिफिशियल ओनर है उसी के पास वही इंटाइटल है, सारा राइट्स एंड बेनिफिट इंक्लूडिंग वोटिंग राइट, सब कुछ उसी को करने का हक दिया जाता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया तो लाइक दबा दो यार, क्या मतलब रात के 1 बज रहे हैं, अब तो लाइक कर दो। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं रूल बनाने के लिए, इंक्वायरी करवा सकता है, कैसे इंक्वायरी होगा ये बता सकता है, टाइम कितने टाइम के अंदर कैसे अपील करना है, अपील का फीस वगैरह क्या होगा, ठीक है, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अपील, अपील को कैसे डिस्पोज करना है। सो बेसिकली ये सब चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था, याद नहीं भी करने से चलेगा। पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रेगुलेशन, बोर्ड के पास क्या पावर है कि वो रेगुलेशन बना सके, बेसिक सा बहुत ही जनरल पॉइंट है, नहीं याद करने से भी चलेगा बट एटलीस्ट एक बार पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे रहेगा, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी सरेंडर, कैसे सरेंडर वगैरह करना है, हाइपोथिकेशन वगैरह का चीज़। सो बेसिक सा पॉइंट्स है, 2-4 पॉइंट, आई थिंक 4 पॉइंट इज सफिशियंट। पावर ऑफ डिपॉजिटरी टू मेक बाई लॉस, सी डिपॉजिटरी के पास क्या क्या पावर है, ठीक है वो देख लेते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन और रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी इन डिपॉजिटरी, मतलब डीमेट में कौन कौन सा सिक्योरिटी को रखेंगे या फिर कौन सा सिक्योरिटी को हटा देंगे, इसको इसको क्या कैसे ये सब रखना है, ये सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो पावर है उसके पास। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसको बनाएंगे, उसको एडमिशन करने का बहुत सारा रूल हो सकता है। द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर डीमेटलाइजेशन, किस तरीके से कौन से मैनर में कौन सा प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। सो बहुत ही जनरल पॉइंट्स है, आई थिंक 4-5 पॉइंट यहाँ पे भी याद कर लेना चाहिए, प्लेस वगैरह का चीज़। ओके, ये लाइन काट दीजिए। हाँ, अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंड ये आफ्टर कंप्लीटिंग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सिलेबस ये चैप्टर खत्म हो जाता है, नॉट सिलेबस, ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट अंडर सेबी, सेबी के अंदर ऑडिट अगर करना है तो भैया वो कैसे होगा, मीन्स डिपॉजिटरीज का ऑडिट कैसे करेंगे। प्रोवाइड दैट रेगुलेशन 76 ऑफ सेबी क्या बोलता है, अब ये जैसे मार्किंग किया ना वैसे ही मार्किंग करना, ठीक है, ज़्यादा इजी होगा। एवरी इशूअर सेल, कौन कर रहा है, एवरी इशूअर सेल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट, एआर देगा क्या, ऑन क्वार्टरली बेसिस, कौन दे रहा है भाई, इशूअर दे रहा है, ठीक है। एवरी इशूअर शैल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, कब दे रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे दे रहा है, टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, किसको दे रहे हैं भैया, सबको नहीं, स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं, कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं। ऑडिटेड बाई, कौन ऑडिट करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी पीसीएस और अ क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है। दो लोग के पास पावर है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। कौन करेगा भाई, कौन ये ऑडिट देगा, एवरी इशूअर, ठीक है। कब देगा, क्वार्टरली बेसिस पे, ओके। किसको देगा, कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज पे। ऑडिट करेगा कौन, पीसीएस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफ द इशू, किस पर्पज से करेंगे, क्या रीज़न क्या ऑडिटिंग करने का, ये देखेंगे कि टोटल इशूड कैपिटल कितना है, ठीक है, लिस्टेड कैपिटल कितना है एंड कैपिटल हेल्ड बाय डिपॉजिटरी, डीमैट फॉर्म में कितना सारा ये रखा हुआ है कैपिटल्स, ओके। नेक्स्ट आता है ओके, इन डिटेल्स ऑफ चेंज इन, मतलब एक क्वार्टर के अंदर कितने शेयर्स का मतलब फ्लक्चुएशन हुआ है, कितने शेयर्स मतलब कन्वर्ट हुए हैं, किसके नाम पे चेंज हुए हैं या फिर कितने हटे हैं वो बढ़े हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली देना पड़ेगा, क्वार्टरली सबमिट करना पड़ेगा, ओके। ठीक है, द ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये भी रहेगा कि दैट अपडेटेड स्टेटस, कि आपने जो भी डीमेटलाइजेशन करना था वो एज पर रिक्विजिट विद इन 24 रिक्वेस्ट से 21 दिन के अंदर आपने उसको डीमैट में कन्वर्ट कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो भैया रीज़न तो बताना पड़ेगा, रीज़न को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर पाया, कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। इंटरनल ऑडिट, ये इंटरनल ऑडिट ये तो हो गया ना, नहीं ये नहीं हुआ, ओके। इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इंटरनल ऑडिट ऑफ डीपी का देख ले आप, ठीक है, ये डीपी का है, कौन कर रहा है, एनएसडीएल हो सकता है, सीडीएसएल हो सकता है। हैव अलाउड, किसको अलाउ किया गया है, कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, होल टाइम प्रैक्टिस सीएस होना चाहिए, ठीक है, टू अंडरटेक इंटरनल ऑडिट, क्या करेगा वो, इंटरनल ऑडिट करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, ऑपरेशंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एंड फिर इसके अंदर बोला गया कि क्या क्या वो देखेगा इसके अंदर, बेसिक से 4-5 पॉइंट, आई थिंक 10 तो आराम से याद हो जाने वाले हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट को मार्क किया है, ठीक है, लाइक अकाउंट खोलना, डीमैट करना, रीमैट करना, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म को, फिर क्लोजर ऑफ अकाउंट, प्लेज हाइपोथिकेशन हो गया यहाँ पे, रिकॉर्ड्स वगैरह, डिस्क्लोजर, सो बेसिक से पॉइंट्स है वो आई थिंक याद हो जाएंगे। नाउ वन ऑफ द 3 स्टार दिया हुआ दैट इज कॉन्करेंट ऑडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड सिलेबस में भी ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है। सो कॉन्करेंट ऑडिट होता क्या है, सबसे पहले कॉन्करेंट ऑडिट ना DIS, क्या बोलते हैं इसको, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, DIS का ऑडिट होता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, फिर से डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, राइट, बट एक बार कमेंट में लिख देना डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, वेरी गुड। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैव बीन एडवाइज टू अपॉइंट अ फर्म, डिपॉजिटरी डीपी को किसको एडवाइस दिया गया भाई कि एक फर्म को अपॉइंट करो, टू क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, QCA हो सकता है और एक CS हो सकता है, ठीक है, फॉर किस लिए अपॉइंट करेंगे, कंडक्ट करने के लिए कॉन्करेंट ऑडिट। ना ये इस ऑडिट के अंदर होगा क्या, इसके अंदर बेसिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट ओपनिंग द ऑडिटर शुड वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड
सब कुछ वेरीफाई करना होगा ऑडिटर को, इंक्लूडिंग केवाईसी जो भी क्लाइंट सबमिट किया है वो भी देखेंगे, एंड इसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स उसको वेरीफाई किए हैं वो भी चेक करेगा। इशुएंस ऑफ डीएससी, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को इशुएंस के अंदर दो पार्ट होता है, एक इशुएंस का आता है और एक आता है वेरिफिकेशन का, दोनों पार्ट लिखने पड़ेंगे। ओके, सबसे पहले इशुएंस के अंदर क्या क्या आएगा, इशुएंस ऑफ डीएससी, दैट इज वो इशू कैसे हुआ, टाइम वगैरह वो सबका इशुएंस को देखेंगे। एग्जिस्टिंग कंट्रोल ऑन डीएससी, डीएससी पे कंट्रोल क्या है, यू हैव टू राइट द एंटायर वर्ड्स, पूरा लिखने का कोशिश करना। ओके, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ इशुएंस ऑफ डीएससी बुकलेट्स। ठीक है, तो ये एक पहले वाले में तो था हमारा क्या, इशू कैसे किए, दूसरे वाले में था हमारा कंट्रोल के ऊपर, तीसरा में था हमारे रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो पहले इशू करेंगे, इशू कर दिए तो भाई इसको कंट्रोल करना होगा, कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए रिकॉर्ड्स। ठीक है, याद रहना चाहिए अब तो। वेरिफिकेशन ऑफ डीएससी, डेट एंड टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग, ये सब चीज़ ब्लॉक हो रहा है कि नहीं, जो चीज़ चोरी हो गया या फिर ख़राब हो गया है उसको ब्लॉक किया जा रहा है कि नहीं, बुकले ब्लॉकिंग ऑफ स्लिप ऑफ द बैक ऑफिस सिस्टम, ये सब डीपीएम अगर जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं। ओके, सो टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह को देखा जाए कि नहीं, जो भी 5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स हैं, और डीमैट जो अकाउंट है, सॉरी इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम डोरमेंट अकाउंट, जो भी इंस्ट्रक्शन रिसीव हो रहा है उस अकाउंट उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कॉन्करेंट ऑडिट, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हमारा रोल ऑफ CS। रोल क्या है भाई, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। CS के पास ऑलवेज पावर होता है कि वो किसी भी कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकता है, सेबी के पास जा सकता है, सैट के पास जा सकता है, दैट इज सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, इनके पास जाने का उसके पास पावर है। ओके, और दूसरा क्या है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में डीपी का देखा, ये भी हमने, इंटरनल ऑडिट कर सकता है। फिर रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, रिकॉन्सिलेशन कर सकता है, एंड कॉन्क्यूरेंट ऑडिट का काम कर सकता है, दैट इज ये सेबी के बेसिक से पावर थे। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, एंड अब इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो आई थिंक अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि रिवीजन वीडियो इसका चाहिए तो ऑफकोर्स अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का बनेगा। ओके, और कुछ नहीं है, रात के 1:02 हो रहे हैं। वीडियो लाइक कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक डिपॉजिटरी के अंदर और कुछ नहीं है, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 अब तक कंप्लीट हो गया है, एंड अब तो कुछ बचा नहीं है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।